तक आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली थ्रू द प्लेन ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया. It is denoted by phi E and its general formula is E dot S or Es cos theta, which is further modified as surface integral of E dot ds for large surface areas. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड साबित होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो उन सिचुएशंस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम की मदद लेते हैं। गॉस थ्योरम को समझने से पहले गॉसियन सरफेस के बारे में जान लें। गॉसियन सरफेस एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस होता है जिसके सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है, और एक जैसी होती है, मतलब सेम होती है। अब है कि गॉसियन सरफेस की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो चूंकि फ्लक्स निकालने के लिए हमें सरफेस इंटीग्रल की जरूरत होती है, इसीलिए हमें एक क्लोज्ड सरफेस एरिया की भी जरूरत पड़ती है, जिसे कि हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि गॉस थ्योरम की मदद से हम कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जैसा भी दिया हो, मतलब पॉइंट चार्जेस हो या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी केस में गॉस थ्योरम के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। तो जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी के सिमिलर गॉसियन सरफेस हम चूज करते हैं। तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के केस में हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोज एज्यूम कर सकते हैं। लाइन चार्ज के केस में हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं। शीट चार्ज के केस में हम या तो क्यूब या क्यूबॉइड के जैसा कंसीडर कर सकते हैं। हम इस केस में सिलिंड्रिकल भी कर सकते हैं। इस केस में देखिए, इस केस में भी चूंकि स्फेरिकल है इसलिए स्फेरिकल ही ले लेते हैं, है ना। तो ये हमने गॉसियन सरफेस पहले एज्यूम कर लिया। अब क्या हम करते हैं कि हर गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज किया है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए, चूंकि यहां तो पॉइंट चार्ज है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट चार्ज का वैल्यू मान लिया Q है। यहां कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज? तो यहां टोटल चार्ज निकल जाएगा लेमडा इंटू एल फॉर्मूले से। यहां टोटल चार्ज कैसे निकल जाएगा? अगर शीट थिन है तो उस केस में किसी एक सरफेस को ही हम कंसीडर करते हैं। तो उस केस में जो चार्ज निकलेगा वो निकल जाएगा सिग्मा इंटू एस। ठीक, लेकिन अगर इस शीट की थिकनेस सिग्निफिकेंट है तो उस केस में हम दोनों तरफ के सरफेस को कंसीडर करते हैं। तो उस केस में जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा इंटू 2s। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज के केस में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वो हम निकाल सकते हैं रो इंटू वी के फॉर्मूले से, है ना। इसमें कोई दिक्कत?
तो अब हमने पहले क्या किया, पहले एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया, फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज होगा उसको कैलकुलेट कर लिया, और तीसरे स्टेप में हम फाइनली फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज बाय गॉसियन सरफेस लिखिए और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड दे देना है, ठीक। तो हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप खुद देख लीजिए कि ये कितना सिंपल फॉर्मूला है एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला। तो यही फ्लक्स जो है वो हमारा बराबर होता है इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से निकाले हुए फ्लक्स के, ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को अब आप बुक की लैंग्वेज में भी पढ़ें, खुद का अपना नोट्स बनाएं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। अब हम गॉस लॉ का एक प्रूफ भी देख लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है जिसपे चार्ज है टोटल Q, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, है ना। मान लिया एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस है r, ठीक। तो देखिए, ये गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह बॉल के जैसा है। बॉल के सेंटर में ये पॉइंट चार्ज हो गया और उसके चारों तरफ ये गॉसियन सरफेस है। तो याद कीजिए, फ्लक्स जब हम लार्ज एरिया के थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या प्रोसीड्यूर अपनाया था, हमने बड़े सरफेस एरिया को पहले छोटे सरफेस एरियाज में तोड़ा था, है ना, या तो इस तरह से या इस तरह से, जैसा भी एरिया आप मान सके एलिमेंटल। फिर सभी छोटे एरियाज, मतलब जो एलिमेंटल एरियाज हैं, उन पे नॉर्मल वेक्टर डाला था। फिर उन नॉर्मल वेक्टर से इन एलिमेंटल एरियाज को मल्टीप्लाई करके इनको वेक्टर में बनाया था, ठीक। और फिर E.S परफॉर्म कर दिया था, है ना। अब चूंकि ये चार्ज इसके सेंटर पे है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली चारों तरफ डायरेक्शन में बाहर निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, है ना। तो रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज का, वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और ऐसे भी ये कंडीशन भी है गॉसियन सरफेस होने की, है ना। दूसरी बात कि किसी सरफेस पे जो नॉर्मल वेक्टर डालेंगे वो भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा। इसलिए किसी भी सरफेस के लिए जो सरफेस एरिया वेक्टर है या एनकैप है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है। मीन्स किसी भी एलिमेंटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना है, 0 डिग्री का है ना। तो अब हम इसी कंसेप्ट के बेसिस पे टोटल फ्लक्स निकालते हैं। देखिए क्या मिलता है हमको। तो हम क्या करेंगे, E डॉट डेल S1 E डॉट डेल S2 E डॉट डेल S3, इस तरह से जितने भी एलिमेंटल एरिया टूटेंगे उनके टर्म्स में पहले फ्लक्स का फॉर्मूला निकाल लेंगे, लिख लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा पहले एलिमेंटल सरफेस, पहले एक एलिमेंटल सरफेस के थ्रू फ्लक्स, फिर ये किसी दूसरे के थ्रू, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से n के लिए। तो चूंकि सभी के लिए जो एंगल है वो क्या है, 0 है, इसलिए E डेल S1 cos 0 लिखेंगे, फिर E डेल S2 cos 0 लिखेंगे, फिर E डेल S3 cos 0 लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो ये मिल जाएगा हमको E डेल S1 E डेल S2 E डेल S3 एंड सो ऑन।
तो E को हम कॉमन ले सकते हैं, अंडर ब्रैकेट हो जाएगा del S1 del S2 del S3 एंड सो ऑन। तो देखिए सभी एलिमेंटल एरियाज का सम किसके बराबर होगा? पूरे गॉसियन एरिया के सरफेस के बराबर, पूरे इस स्फीयर के बराबर। तो ये हो गया E इंटू S। ठीक, अब चूंकि ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण r डिस्टेंस के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? वो होगा KQ/r², है ना। दूसरी बात, जो स्फेरिकल सरफेस है गॉसियन, उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। तो इन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। तो E हो गया KQ/r² और S हो गया 4πr², है ना। तो अब देखिए K की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4πε0 और Q/r² तो बचा रह जाएगा, फिर 4πr²। तो 4π से ये 4π कट गया, r² से ये r² कट गया, तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ Q, नीचे क्या बचा? सिर्फ ε0। तो देखिए फ्लक्स जो है वो इतना आ गया, जो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला था। क्लियर है? तो इस तरह से हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ भी कर लिया। गॉस थ्योरम का जो प्रूफ अभी हमने पढ़ा, उसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम गॉस थ्योरम की मदद से कूलम्ब्स लॉ को भी डिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो देखिए गॉस थ्योरम अप्लाई करके हमने फ्लक्स का वैल्यू इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना निकाला है? वो निकाला है E इंटू S के बराबर, है ना। अब गॉस थ्योरम वाला जो फॉर्मूला जो हमने लास्ट में फाइनली डिराइव कर लिया था, उसके हिसाब से यही फ्लक्स किसके बराबर निकला था? हमको Q/ε0 के बराबर निकला था। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इस रिलेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Q/ε0 जो यहां था, और ये S जो है वो नीचे आ जाएगा, और S का वैल्यू क्या था? 4πr² था। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया यूजिंग गॉस लॉ। कहां पे? इस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे। ठीक, अब कूलम्ब्स फोर्स का कैलकुलेशन करना है, तो मान लेते हैं कि यहां पे कोई दूसरा चार्ज कैपिटल Q हमने प्लेस किया है। ठीक, तो ये चार्ज Q जो है वो इस स्मॉल q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसकी वैल्यू कितनी है? इतनी, फोर्स फील करेगा, है ना। तो ये चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा, जिसकी वैल्यू कितनी मिली हुई है? ये वाली। इस फील्ड के कारण इस चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो कितना होगा? वो होगा Q इंटू E के बराबर, है ना। यही होगा। तो अब कुछ नहीं करना, Q इंटू E में E का वैल्यू हमको ये वाला पुट कर देना है। तो देखिए क्या होगा। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, तो Q तो Q ही रहेगा, E की ये वाली वैल्यू हम पटक देंगे इसमें। तो देखिए क्या होगा, E की वैल्यू हो गई Q/ε0 और इंटू 1/4πr²। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो नीचे देखिए 4πε0 को हम एक साथ लिख सकते हैं, ऊपर में Q इंटू स्मॉल q को लिख ही सकते हैं, और नीचे में r² हो गया। तो देखिए ये K की वैल्यू मिल गई और ये Q/r²। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो हमको मिल गया ना, है ना। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यूजिंग गॉस थ्योरम कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस कर सकते हैं।
अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करते हैं। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में और सिमेट्रिकल केसेस में हम गॉस थ्योरम को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कैसे। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, जो कि इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक गॉसियन सरफेस को क्रिएट किया जाता है। ठीक, उसी गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे ये पॉइंट P लोकेटेड होगा। मीन्स उस पॉइंट P को ही रेफरेंस मानते हुए हम एक गॉसियन सरफेस इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए। तो अब पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए। क्योंकि मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रेडियली आउटवर्ड निकलता हुआ फील्ड होगा, है ना। और चूंकि ये सिलिंड्रिकल है गॉसियन सरफेस, तो जो कर्व सरफेस एरिया है उसके किसी भी पॉइंट पे जो हम नॉर्मल वेक्टर डालेंगे वो किधर होगा, वो भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा। इसलिए कर्व सरफेस एरिया के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, जिस कारण थीटा जो होगा E और S के बीच का वो कितना मिलेगा, 0 डिग्री का मिलेगा। ठीक, अब इन दोनों सर्कुलर सरफेस की बात कर लेते हैं गॉसियन सरफेस के। तो देखिए इधर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि सारा फील्ड जो है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है। दूसरी बात और भी अगर करें तो अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर करें तो इनके रिस्पेक्ट में जो इन सरफेसेस पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स डलेंगे वो कुछ इस तरह से डलेंगे। यहाँ पे जो सरफेस पे डलेगा नॉर्मल वेक्टर वो ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो इन फील्ड लाइंस और इस सरफेस नॉर्मल यूनिट वेक्टर इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का, है ना। तो यहां पे थीटा बिटवीन E एंड S क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यहां पे भी थीटा बिटवीन E एंड S क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। तो 90 डिग्री के केस में फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो देखिए फॉर्मूले से, जो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा मान लेते हैं φ1, वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 0 होगा। सिमिलरली इस एरिया के लिए भी जो फ्लक्स होगा मान लेते हैं φ2, वो कितना होगा 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। फ्लक्स बचेगा सिर्फ किस सरफेस के लिए, इस कर्व सरफेस के लिए। तो कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पे चूंकि थीटा E और S के बीच में या E और n कैप के बीच में 0 डिग्री है, इसीलिए इस सरफेस के थ्रू मान लिया कि φ3 फ्लक्स है, वो कितना मिल जाएगा हमको, वो मिल जाएगा सिर्फ ES। S मतलब यहां पे कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, E तो E हो गया, S की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r इंटू H। तो यहाँ पे H क्या है, जो इस चार्ज वायर की लेंथ होगी। तो अगर चार्ज वायर की लेंथ है L, तो यहाँ H की जगह क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, है ना। तो हमने 3 सरफेसेस हमको थे गॉसियन सरफेस के, एक ऊपर वाला सर्किल, एक नीचे वाला सर्किल और तीसरा कर्व सरफेस एरिया। तीनों के थ्रू हमने फ्लक्स डिटरमाइन कर लिया है। तो पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा φ1 φ2 φ3 तीनों का सम, है ना। तो φ1 और φ2 तो 0 है, तो 0 प्लस 0 और φ3 कितना था, E इंटू 2 पाई r L, है ना। तो नेट फ्लक्स हमको क्या मिल गया, E इंटू 2 पाई r L मिल गया। इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये अभी हमने कैलकुलेशन किया जो कन्वेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास फ्लक्स का, उससे। अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए
गॉस लॉ में तो हमको क्या करना है, गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज जो इनक्लोज्ड है बस उसको कैलकुलेट करने की मेहनत करनी है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q यहां कितना मिल जाएगा, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और चूंकि वायर की लेंथ L है तो Q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू L और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमको फ्लक्स मिल गया। ठीक, तो हमने एक ही चीज कैलकुलेट की दो तरीके से, तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा, है ना। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्या कट रहा है, L से L कट जाएगा तो E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट बचा। तो हमको सिर्फ E चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या हो जाएगा लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 2 पाई आर इधर नीचे आ जाएगा। तो हम थोड़ा सजा के लिख देते हैं 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां लिखें और लेमडा बाई क्या बचेगा, आर बचेगा, इसको यहां लिखें। ठीक, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, एक ही साथ लिखते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, है ना। इसमें एक और खुराफात किया जा सकता है, पूछिए क्या। तो अगर हम यहां ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, है ना, तो क्या होगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 2 लेमडा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आर। तो देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के का वैल्यू होता है। तो यहां पे हो जाएगा के 2 लेमडा बाई आर, है ना। तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जिस पे की लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लेमडा, एक पॉइंट P जो कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r डिस्टेंस पे है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, है ना। क्लियर है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉस लॉ के दूसरे एप्लीकेशन के तौर पे हम कैलकुलेट करेंगे किसी शीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो यहां कहीं निकालना है, ये P पॉइंट हो गया। ठीक है, तो उस P पॉइंट को कंसीडर करते हुए इस शीट के चारों तरफ हमें गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या देखना है कि अगर शीट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शीट से अवे निकलेंगी, है ना। अब नॉर्मल वेक्टर की बात करें, नॉर्मल यूनिट वेक्टर की, तो देखिए इधर का साइड 1, इधर का 2, है ना। इन दोनों के लिए जो फील्ड लाइंस है वो इस तरफ है और इसके लिए फील्ड लाइन उस तरफ है। तो इन दोनों पे जो नॉर्मल वेक्टर डालेंगे तो इन दोनों ही केस में जो हमको थीटा मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच में, वो क्या मिलेगा, 0 डिग्री का मिलेगा। इसलिए यहां भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली ES हो जाएगा, क्योंकि ES cos थीटा में ES cos 0 होगा, cos 0 1 होता है, इसलिए सिर्फ ES बचेगा। सिमिलरली यहां भी वही सीन है, थीटा जो है वो 0 डिग्री है, इसलिए जो यहां पे फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा, ES ही होगा। S क्या है, इस सरफेस का एरिया, जो कि बराबर रखा जाता है किसके, इस शीट के एरिया के बराबर।
तो शीट का एरिया एस है तो इसका भी एरिया एस होगा। ठीक, क्लियर है। अब हम क्या बात करते हैं, बाकी जो चारों तरफ के साइड है उनके लिए नॉर्मल वेक्टर का कंडीशन देखिए। तो देखिए, पीछे का साइड हो गया 3rd नंबर, ऊपर का हो गया 4th नंबर, सामने का साइड हो गया 5th नंबर, और नीचे से जो साइड है वो हो गया 6th नंबर, है ना। इन सभी चारों साइड के लिए जब हम नॉर्मल वेक्टर की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना। ऐसे भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ट शीट की थिकनेस कम होने के कारण नेग्लिजिबल होगी, है ना। तो किसी भी कंडीशन के लिए जो फ्लक्स निकलेगा यहां से, वो चाहे 3rd साइड के लिए हो, 4th के लिए हो, 5th के लिए हो या 6th के लिए हो, वो सबका सब 0 मिलेगा, है ना, क्योंकि थीटा जो है वो ऐसे भी 90 डिग्री है थ्योरी के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो इस तरह हमने कन्वेंशनल फॉर्मूला E डॉट एस लगा के टोटल फ्लक्स निकाल लिया। तो टोटल फ्लक्स जो हो गया वो क्या हो गया, φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, φ6, इन सभी का सम। तो φ1 और φ2 कितने हैं, ES और ES, बाकी सारे भाई साहब 0 है। तो 0 + 0 + 0 + 0, तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ ES। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, सॉरी, जो फ्लक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो अब यहां पे टोटल चार्ज निकालने का हमारे पास 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, जब शीट की थिकनेस इनसिग्निफिकेंट हो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है जब शीट की थिकनेस सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। तो जब शीट बहुत ही पतला होगा उस केस में जो टोटल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे, उस केस में जो सरफेस एरिया कंसीडर होगा वो एक ही तरफ का होगा। इसलिए इस केस में जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा इंटू एस। और सिंपल टर्म्स में बात करें तो जब थिकनेस इनसिग्निफिकेंट होगी शीट की, तो टोटल चार्ज जो है वो किसी एक ही सरफेस के तरफ का कंसीडर किया जाएगा, ठीक। लेकिन जब शीट की कुछ सिग्निफिकेंट थिकनेस होगी तब दोनों ही सरफेस कंसीडर किए जाएंगे। मतलब दोनों ही सरफेस पे जितना चार्ज होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हमने दोनों सरफेस पे अवेलेबल चार्जेस को काउंट किया है, ठीक। तो देखिए, क्योंकि शीट के थिकनेस के बेसिस पे सिचुएशन अलग हो जाती है, तो इस कारण से इस केस में जो गॉस लॉ अप्लाई होगा वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पे गॉस लॉ कितना हो जाएगा, गॉस लॉ के, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स सिग्मा, सॉरी, ट्वाइस ऑफ सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सेकेंड इक्वेशन का ए पार्ट, इसको सेकेंड इक्वेशन का बी पार्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी से इक्वेशन 1 के साथ इक्वेट करते हैं। तो देखिए, जब हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों फ्लक्स का ही फॉर्मूला है, फ्लक्स की ही वैल्यू है, बस कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन दोनों आपस में बराबर होंगी क्योंकि सेम क्वांटिटी ही निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ES हो जाएगा, ठीक। तो देखिए एस एस कट जाएगा, तो यहाँ पे E की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, ये जो 2 था वो भी इसके नीचे आ जाएगा।
तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो देखिए इस केस में शीट से डिस्टेंस कहीं मेंशन है नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि चार्ज शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी शीट के कारण वो शीट से डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है। शीट से जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का उसका उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसके केस को भी देख लें मिला के। तो देखिए ट्वाइस ऑफ ES, तो देखिए इस केस में 2 2 कट गया, S भी कट गया। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बस मिलेगा, क्योंकि बाकी क्वांटिटीज तो कट गई आपस में, है ना। क्लियर है। तो इस तरह हमने इनसिग्निफिकेंट थिकनेस और सिग्निफिकेंट थिकनेस ऑफ शीट दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया यूजिंग गॉस थ्योरम। तो होप कि ये डेरिवेशन सभी को समझ में आया हो। इन केस किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं।